स्कूटर उलट गया और उसका सवार दूर जा गिरा। तेज रफ्तार टैक्सी से सड़क पर गिरने से शारक को अच्छी खासी चोटें आई थी। उसके सर पर भी चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था और रही सी कसर स्कूटर की टक्कर ने पूरी कर दी थी। उसकी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचने लगी। इसने सर को झटकते हुए दूसरी तरफ देखा। तेज रफ्तार टैक्सी लहराती हुई सामने से आने वाली बस की तरफ बढ़ रही थी और फिर दूसरे इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। शारिक ने अपनी आवाज पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने तारीकी की चादर फैलती चली गई और फिर उसका जहन पूरी तरह तारीकी में डूब गया। वो बेहोश हो चुका था। शारिक को होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, दाएं रुखसार पर भी बैंडेज थी और बाईं टांग की पिंडली पर भी क्रैप बैंडेज थी। होश में आने के बाद वो कुछ देर तक पलकें झपकता रहा। उसे अपनी आंखों के सामने धुंध सी नजर आ रही थी। उसने अपनी जगह से हरकत करना चाहिए तो मुंह से बेइख्तियार करा निकल गई। सर, टांग और सीने में दर्द की बड़ी शरीर लहरें उठ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और तकलीफ जब्त करने के लिए जबड़े सख्ती से बेंच लिए। तकरीबन 2 मिनट बाद उसने दोबारा आंखें खोली तो नजरों के सामने छाई हुई धुंध आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। उसने गर्दन को आहिस्तगी से हरकत देकर इधर उधर देखा और तब उसे एहसास हुआ कि वो हॉस्पिटल में है। उसके दाएं बाएं बेड्स पर मरीज लेटे हुए थे। उसने अपने आप का जायजा लिया और तब उसे पता चला कि वो जख्मी है। रफ्ता रफ्ता उसका जहन साफ होता चला गया। उसकी आवाज बहाल हो गए और उसे सब कुछ याद आ गया कि वो जख्मी किस तरह हुआ था। बिलावर उसे असले के जोर पर अपना कैदी बनाने के लिए ले जा रहा था और उसने अपने आप को बचाने के लिए बिलावर से दींगा मुश्ती करते हुए टैक्सी से छलांग लगाई थी और एक मोटरसाइकिल से टकरा कर गिरी थी और टैक्सी भी सामने से आने वाली बस से टकरा गई थी। सूरतियाल का अंदाजा होते ही वो कांप उठा। वो हॉस्पिटल में जख्मी हालत में पड़ा था। उसने टांग को हरकत देने की कोशिश की, बगैर तकलीफ की शिद्दत से करा उठा। वो पता नहीं कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा था। एल्फियाल फौरन उसके ज़हन में आया था, इसी दौरान अगर उसे पहचान लिया गया तो उसके बच निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर होंगे। आसपास पुलिस भी मौजूद होगी। उसने एक बार फिर गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया था। दिलावर या टैक्सी ड्राइवर में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है वो भी उसी की तरह शरीर जख्मी हो और इसी वार्ड में किसी बेड पर पड़े हो। अगर दिलावर ने बताया होगा कि वो शारिक है तो शारिक इससे आगे नहीं सोच सका। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा। दाईं तरफ वाले मरीज की आंखें बंद थी, वो वालबंद सो रहा था। बाईं तरफ वाले बेड के मरीज के एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। यह सर्जिकल वार्ड था और हर मरीज के जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर पट्टी या प्लास्टर दिखाई दे रहा था। शारिक के ख्याल में इसके लिए यहाँ पड़े रहना खतरनाक साबित हो सकता था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को ऊपर उठाया और वो बेड से उतरने के लिए पैर तोड़ रहा था कि बाईं तरफ वाला मरीज उसकी तरफ देखते हुए बोला, आराम से बिस्तर पर पड़े रहो, तुम्हारी पिंडली की हड्डी क्रैक हो गई है, ज्यादा हरकत करोगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। तुम डॉक्टर हो? शारिक ने उसे घूरा। नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन डॉक्टर की बात सुनी थी। क्या तुम्हें यहाँ लाया दिया था? उस शख्स ने जवाब दिया। वैसे सुना है कि एक्सीडेंट बड़ा खौफनाक था। तुम खुशकिस्मत हो के जिंदा बच गए। तुम्हारे दूसरे दोनों साथी तो मौके पर ही खत्म हो गए थे। मेरे साथी? शारिक ने हैरत का मुजाहरा किया। हाँ, तुम जिस टैक्सी में थे वो एक तेज रफ्तार बस से टकराकर कुचल गई थी। उसमें मौजूद ड्राइवर और एक और आदमी की लाशें बड़ी मुश्किल से टैक्सी के अंदर से निकाली गई थी। तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि दरवाजा खुद जाने से तुम टैक्सी से बाहर गिर गए थे, इसलिए बच गए। टैक्सी? शारिक ने अपनी हैरत बरकरार रखी। मैं तो किसी टैक्सी में नहीं था। मैं तो वो नर्स को अपनी तरफ आते देखकर खामोश हो गया। वैसे इस सिलसिला पर उसने बड़े सुख का सांस लिया था कि उस हादसे में दिलावर हलाक हो गया था। अलबत्ता उसे टैक्सी ड्राइवर की मौत का अफसोस हुआ था। अरे, दरअसल उसके बेड के करीब आकर डांटने वाले लहजे में बोली, तुम बैठे क्यों हो? लेट जाओ आराम से। मैं आराम ही से तो नहीं लेट सकता नर्स, शारिक बोला। ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? इस मर्तबा नर्स के लहजे में हमदर्दी थी। हम जैसे लोग तो जिंदगी भर तकलीफ में ही रहते हैं, शारिक ने जवाब दिया। हम गरीबों की जिंदगी में आराम कहाँ? उसके ज़हन ने अपने बारे में फौरन ही एक कहानी गढ़ दी थी, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, नर्स बोल पड़ी, आराम से लेते रहो, पुलिस वाले आ रहे हैं। पुलिस? शारिक अखलाक है। मैंने क्या किया नर्स? पुलिस तुम्हारा बयान लेना चाहती है, नर्स ने कहा। उस हादसे में 2 आदमी हलाक हुए हैं, तुम खुशकिस्मत हो के बच गए। शारिक कुछ कहना ही चाहता था कि एक नौजवान डॉक्टर के साथ 2 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनमें एक कांस्टेबल था और दूसरा हेड कांस्टेबल। वो उसके बेड के करीब आकर खड़े हो गए। हेड कांस्टेबल के हाथ में एक गत्ता था जिस पर क्लिप में कुछ कागज लगे हुए थे। पहले डॉक्टर शारिक से उसके बारे में पूछता रहा, फिर हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, आप बयान ले सकते हैं। हाँ तो सजनों, हेड कांस्टेबल पिंसन संभालते हुए बोला, पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और ये हादसा कैसे हुआ था? मेरा नाम अब्दुल गफूर है जी, शारिक ने जवाब दिया। मैं लाला मूसा के एक गाँव का रहने वाला हूँ। मजदूरी करने के लिए लाहौर आया हुआ हूँ। यहाँ मैं अपने एक दूर के रिश्तेदार के साथ रहता हूँ। वो तांगा चलाता है जी, बागबानपुरे में उसका तबीला है। यह हादसा कैसे हुआ था? तुम टैक्सी से कैसे गिरे थे? हेड कांस्टेबल ने पूछा। कौन सी टैक्सी जी? मैं तो किसी टैक्सी में नहीं था, शारिक बोला।
उसके एक रुखसार पर क्रास की सूरत में बैंडेज लगी हुई थी और वो बाकी चेहरा छुपाने के लिए हाथ बार बार चेहरे पर रख रहा था। क्या तुम उस टैक्सी में नहीं थे जिसका एक्सीडेंट हुआ था? कांस्टेबल ने उसे घूरा। नहीं जी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ के टैक्सी में बैठ सके, शारिक ने जवाब दिया। मैं तो पैदल सड़क पार कर रहा था। टैक्सी को तेजी से आते देखकर मैं भागकर सामने से गुजर गया। टैक्सी के नीचे आने से तो बच गया, लेकिन एक मोटरसाइकिल ने मुझे टक्कर दे मारी। मेरी टांग का क्या होगा डॉक्टर जी? उसने आखिरी जुमला डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बच गए, डॉक्टर ने कहा। पिंडली की हड्डी मामूली सी क्रैक हुई है, चंद रोज में ठीक हो जाएगी। मैं लंगड़ा तो नहीं हो जाऊंगा जी? शारिक ने सादगी से पूछा। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने जवाब दिया। हेड कांस्टेबल ने एक बार फिर शारिक को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। वो इससे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछता रहा, फिर बयान पर उसके दस्तखत करवाए और वहां से रुखसत हो गया। दरअसल डॉक्टर भी उनके साथ ही वार्ड से बाहर चले गए। शारिक ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, पुलिस वालों ने उसे नहीं पहचाना था। पूरा दिन गुजर गया। शारिक बेड पर पड़ा सोचता रहा कि समीना वगैरह को इस हादसे की इतला कैसे दे। यहाँ से फरार का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उसने 2 मरतबा बेड से उतरने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों मरतबा नर्स ने उसे डांट कर लिटा दिया था। शाम 7 बजे स्टाफ की ड्यूटी तब्दील होगी। दिन वाली नर्स की जगह जो नर्स आई थी उसकी उम्र 27-28 साल के लगभग रही होगी। वो दराज कामत और खासी हसीन थी। पहले वाली नर्स से उसे चार्ज देते हुए हर मरीज के पास जाकर उसके बारे में बता दिया था। ये मरीज आज ही आया है, उसने शारिक के बेड के करीब रुक कर कहा। शारिक बहादुर जिस्म के पास दूसरे हिस्सों पर चोटों के अलावा पिंडली की हड्डी भी फ्रैक्चर है, इसका चार्ट तुम देख लेना। नई नर्स ने शारिक की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर उलझन के तासरात उभर आए थे और शारिक ने भी ये बात खास सोच से नोट कर ली थी। दोनों नर्सें आगे निकल गई थी। कुछ देर बाद सुबह वाली नर्स छुट्टी करके चली गई तो रात वाली नर्स वार्ड के बस में अपनी मेज पर बैठकर कुछ लिखने लगी। उस मेज से शारिक का बेड चौथे नंबर पर था। वो नर्स बार बार उसकी तरफ देख रही थी। 8 बजे के करीब वार्ड का दरवाजा खुला और 2 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनमें एक हेड कांस्टेबल था और दूसरा कांस्टेबल। ये दोनों वही थे जो दिन में भी आए थे और शारिक का बयान लेकर गए थे। उन्हें देखकर नर्स अपनी कुर्सी से उठकर तेज कदम उठाती उनके करीब पहुंच गई और उन्हें रास्ते ही में रोक लिया। आपको किसी से मिलना है तो कल आइए, इस वक्त किसी को वार्ड में आने की इजाजत नहीं है, नर्स ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा। हम जाती तौर पर किसी से मिलने के लिए नहीं आए सिस्टर, हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया। ये सरकारी काम है और तुम हमें किसी सरकारी काम से नहीं रोक सकती। नर्स खामोश होगी। वो दोनों पुलिस वाले शारिक के बेड की तरफ चलने लगे। शारिक ने इस तरह के बंद कर ली जैसे सो रहा हो। दोनों कांस्टेबल बेड के करीब रुक गए। नर्स भी उनके साथ थी। हेड कांस्टेबल ने शारिक के कंधे पर हाथ रखकर उसे होले से हिलाया। ओए अब्दुल गफूर, उठो, तुमसे बात करनी है। शारिक ने आंखें खोल दी। वो चंद अमूल की तरफ देखता रहा, फिर खुमार आलूद आवाज में बोला, क्या बात है हवालदार जी? ओए तुम तो कहते थे तुम टैक्सी में नहीं थे, हवालदार ने उसे घूरा। आहो जी, मैं तो भाग कर सड़क पार कर रहा था, शारिक ने जवाब दिया। सच बोलो। हवालदार के लहजे में तरख्दगी थी। एक दुकान वाले ने बताया है कि तुमने चलती टैक्सी से छलांग लगाई थी। नहीं जी, शारिक बोला। वैसे हवालदार की बात सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। टैक्सी में ड्राइवर के साथ जो शख्स मरा है, जानते हो वो कौन है? हेड कांस्टेबल ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मुझे क्या पता जी, मैं तो किसी को नहीं जानता, शारिक बोला। वो दिलावर था, हेड कांस्टेबल ने कहा। इश्तिहारी मुल्जम, कई वारदातों में पुलिस को मतरूद था। मुझे तो तुम भी कोई इश्तिहारी मुल्जिम ही लगते हो, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। मेरा उस आदमी से क्या ताल्लुक हो सकता है जी? शारिक ने जवाब दिया। मैं तो मजदूर आदमी हूँ और मेरे बारे में मालूम कर लें जी, मैं अपने रिश्तेदारों का पता बता देता हूँ। हेड कांस्टेबल चलने में उसे घूरता रहा, फिर मजीद सवालात करने लगा। शारिक को समझने में देर न लगी कि हेड कांस्टेबल या तो उसे पहचान गया था या उन बातों के हवाले से उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। आखिर में हेड कांस्टेबल उसका पता दरियाफ्त किया तो उसने बड़े इत्मीनान से बागबानपुरे में अच्छे पहलवान के टांगों के तवीले का पता बता दिया। दरअसल उन दोनों पुलिस वालों के साथ वार्ड से बाहर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 15 मिनट बाद हुई। वो आकर दोबारा अपनी मेज पर बैठ गई। कभी कोई मरीज कराने लगता तो नर्स उठकर उसके पास चली जाती। 10 बजे वार्ड में सन्नाटा छा गया। वार्ड की आखिरी सिरे पर मदम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था, जबकि बाकी तमाम रोशनियां बुझी हुई थी। वही से मरीज सो चुके थे, जो अभी तक जाग रहे थे वो भी खामोश लेटे हुए थे। मैंने उठकर वार्ड से बाहर चली गई। इस मर्तबा उसकी वापसी आधे घंटे बाद हुई। वो कुछ देर तक अपनी कुर्सी पर बैठी रही, फिर उठकर छोटे छोटे कदम उठाती हुई शारिक के बेड के करीब पहुंच गई। शारिक ने उसे अपनी तरफ आते देखकर आंखें बंद कर ली थी। तो जानती हो तुम जाग रहे हो, वो शारिक की तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में बोली। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, वो तुम्हारी भलाई के लिए, इसलिए बेहतर है कि आंखें खोलकर मेरी बात गौर से सुनो। क्या बात है सिस्टर? नहीं, नर्स रजिया, मेरा नाम रजिया है। दरअसल उसकी बात काट दी। शाम को जब मैं ड्यूटी पर आई थी तो मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा था, और फिर 8 बजे उन पुलिस वालों की बातों से मेरे चुबे की तस्दीक हो गई। वो लोग तुम्हें पहचान गए हैं।
जरा सा कंफ्यूजन है और वो इस सिलसिले में मजीद तस्दीक कर लेना चाहते हैं। बस समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। शारिक ने उसे घूरा। बनने की कोशिश मत करो मिस्टर शारिक। दरअसल रजिया ने कहा, मैंने उन दोनों पुलिस वालों की बातें सुनी है। फर्द से ज्यादा हवस और लालच उन पर गालिब है। तुम्हारे लिए 50 लाख का इनाम मुकर्रर है और वो दोनों पुलिस वाले ये इनाम हासिल करना चाहते हैं। अगर उन्हें फर्ज का एहसास होता तो वो अपने अफसरान के सामने तुम्हारे बारे में शुबे का इजहार करते और इस सूरत में तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में होते। मगर वो दोनों लालची हैं, इनाम हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे बारे में तस्दीक करके तुम्हें अपने तौर पर गिरफ्तार करके आला हुकाम के सामने पेश करें। शारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। अपने बारे में गलत बयानी अब उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बैरिस्टर रजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करोगी। वो 50 लाख रुपए तुम हासिल करना चाहती हो, जिसके लिए मुझे पैसे की अवस नहीं। बैरिस्टर रजिया ने उसकी बात काट दी। मैं वाकई ही तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो कैसे? शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम ज्यादा दूर तक चल नहीं सकोगे, रजिया ने कहा, लेकिन वार्ड के उस दरवाजे तक तुम्हें जैसे तैसे चलकर जाना होगा। उसने वार्ड के दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने उस दरवाजे की दूसरी तरफ व्हील चेयर रखी है। अब से 10 मिनट बाद तुम दरवाजे से निकलकर व्हील चेयर पर बैठ जाना। मैं तुम्हें महफूज जगह पर पहुंचा दूंगी। 10 मिनट बाद? शारिक बोला। हाँ, 10 मिनट बाद, रजिया ने जवाब दिया। वो पुलिस वाले आज ही रात तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, इसलिए जितनी भी जल्द मुमकिन हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। दरस चली गई। वो सिर्फ 2 मिनट अपनी कुर्सी पर बैठी थी, फिर उठकर वार्ड से बाहर चली गई। उसके जाने के सिर्फ 1 मिनट बाद शारिक अपनी जगह से उठा और दोनों पैर नीचे लटका लिए। उसके सर की चोट में भी तकलीफ थी और जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी, लेकिन उसने जख्मी टांग वाला पैर जैसे ही फर्श पर रखा, उसके मुंह से करासी निकल गई। उसने जबड़े बेंच लिए। चंद सेकंड बाद वो उठकर खड़ा हो गया। उसे अपना तमाम बोझ दूसरी टांग पर डाल रखा था। शारिक ने इधर उधर देखा। तमाम मरीज सो रहे थे। कोई एक आध जाग भी रहा होगा तो वो अपने बेड पर खामोश पड़ा था। शारिक बेड का सहारा लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसे वार्ड के दूसरे दरवाजे तक पहुंचने में 7-8 मिनट लगे थे। उसने बड़ी आहिस्ती से दरवाजे का कुंडा हटाया और फिर दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ निकल गया। उस तरफ दरवाजे के सामने एक मुख्तसर सा बरामदा था और उसके सामने बसियु अरील लान था। बरामदे में एक व्हील चेयर पड़ी हुई थी। शारिक व्हील चेयर पर बैठ ही रहा था कि रविया भी वहां पहुंच गई। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है, रविया ने कहा और उसे व्हील चेयर पर बैठने में मदद देने लगी। व्हील चेयर पर बैठती शारिक को टांग में खासी तकलीफ हुई, मगर वो दांत बिंचे जब्त करता रहा। रविया व्हील चेयर को धकेलने लगी। वो मुताद नजरों से चारों तरफ देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उसे किसी ने देख लिया तो शारिक के साथ उसे भी आहनी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। वो लान में से होती हुई हॉस्पिटल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां हॉस्पिटल के अमले के रिहायशी क्वार्टर थे। उस तरफ सन्नाटा था। उसने कोने वाले क्वार्टर के सामने व्हील चेयर रोक ली और जेब से चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोलने लगी। वो बड़ी एहतियात से काम ले रही थी ताकि मामूली सी आवाज भी पैदा ना हो। व्हील चेयर को अंदर लाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। शारिक मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रहा था। मुख्तसर सा ज़हन था। 2 कमरे थे जिनके सामने बरामदा था। रजिया व्हील चेयर को धकेलती हुई बरामदे में ले आई और एक कमरे का ताला खोलने लगी। व्हील चेयर को कमरे में लाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर बत्ती जला दी। कमरा खासा कुशादा था। एक तरफ आरामदेह मसैरी बिछी हुई थी। उसके करीब ही ड्रेसिंग टेबल थी जिस पर मेकअप का सामान सलीके से रखा हुआ था। दूसरी दीवार के साथ अलमारी थी। मसैरी पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे। गालबन ड्यूटी पर जाने से पहले रजिया ने जो कपड़े बदले थे वो मसैरी पर ही रख दी थी। उसने कपड़े उठाकर कुर्सी पर फेंक दिए और शारिक को सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया और बाहर से पानी का जग भर के ले आई। उसने जग और गिलास मसैरी के करीब ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। मैं अपने वार्ड में ज्यादा देर तक गैर हाजिर नहीं रह सकती, रजिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, तुम इत्मीनान से सो जाओ। मैं सुबह 7:15 बजे के करीब आऊंगी। शारिक के कुछ कहने से पहले ही वो व्हील चेयर धकेलती हुई बाहर ले गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शारिक ने ताला लगाए जाने की आवाज भी सुनी थी। शारिक के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। अब वो नर्स रदिया के रहमो करम पर था। नर्स रदिया शारिक को मकान पर छोड़कर बाहर चली गई। उसने बाहर बड़े दरवाजे को ताला लगाया और व्हील चेयर धकेलती हुई कैदी से हॉस्पिटल के ब्लॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। वसीउरी लान अबूर करने के बाद उसने व्हील चेयर एक मलाह के कम में छोड़ दी और रुमाल से उस जगह को अच्छी तरह साफ कर दिया जहाँ उसने हाथ रखे हुए थे। वो इस सिलसिले में किसी बेहतियाती का मुजाहरा नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी अगर पुलिस के आला हुकाम को हॉस्पिटल में शारिक की मौजूदगी की इतला मिल गई तो पुलिस की फौज हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ेगी और जब इंकिशाफ होगा कि शारिक गायब हो गया है तो वसी पैमाने पर इंक्वायरी होगी। हो सकता है बना के पीछे खड़ी उस व्हील चेयर पर भी किसी की नजर पड़ जाए और उसे भी शामिल तफ्तीश किया जाए। ऐसी सूरत में उस पर से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए जाएंगे। इसलिए रजिया ने एहतियातन अपनी उंगलियों के निशानात साफ कर दिए थे। रजिया एक तवील चक्कर काटकर ड्यूटी रूम में आ गई जहाँ 3 और नर्सें भी बैठी चाय पी रही थी।
बड़ी बेशर्म हो तुम लोग, आज मेरा इंतजार भी नहीं किया। रजिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा।